क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया में जो भी छात्र कदम रख रहे हैं उनके लिए शायद सबसे बड़ा सवाल यही होता है, भाई शुरुआत कहाँ से करें। एक अच्छा रिसर्च आइडिया वो कैसे चुनें। देखिए, किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट की जान जो है ना, वो उसके शुरुआती सवाल में ही होती है। सही कहा। एक साफ मजबूत रिसर्च प्रॉब्लम की पहचान करना वो सिर्फ पहला कदम नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि पूरे अध्ययन की नींव है, उसकी दिशा तय करने वाला नक्शा है। बिल्कुल। आज हम इसी सफर को, इसी प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। क्लिनिकल रिसर्च प्रॉब्लम आखिर है क्या, मतलब इसे ढूंढा कैसे जाता है, तराशा कैसे जाता है, और एक वाकई अच्छे दमदार प्रॉब्लम की पहचान क्या होती है। जी। हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार है एनाटॉमी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द क्लिनिकल रिसर्च प्रॉब्लम नाम का एक दस्तावेज। और हमारा मकसद है कि इस पूरी अहम प्रक्रिया को क्लिनिकल रिसर्च के छात्रों के लिए आसान बनाया जाए और दिलचस्प बनाया जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि रिसर्च प्रॉब्लम महज कोई दिलचस्प टॉपिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक खास मसला है, या कह लीजिए मौजूदा जानकारी में कोई कमी है, या कोई ऐसी उलझन जिसे आपका अध्ययन जो है वो सुलझाने की कोशिश करेगा। इसे अक्सर रिसर्च प्रोजेक्ट की आधारशिला या रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, मतलब जिसके बिना पूरा ढांचा ही लड़खड़ा जाएगा। बिल्कुल सही कहा। इसे आप ज्ञान की खाई या नॉलेज गैप की तरह भी देख सकती हैं। ज्ञान की खाई? हाँ, और ये खाई कई शक्लों में हो सकती है। हो सकता है किसी खास बीमारी या आबादी के बारे में आंकड़ों की बिल्कुल कमी हो। अच्छा। या पिछले अध्ययनों के नतीजे एक दूसरे से मेल ना खाते हों और उन्हें सुलझाने की जरूरत हो। हाँ, या फिर अस्पताल की रोजमर्रा की प्रैक्टिस में कोई ऐसी दिक्कत हो जो मरीजों की देखभाल में रुकावट डाल रही हो। जी। असली मकसद है। बिना स्पष्ट प्रॉब्लम के रिसर्च सिर्फ तीर चलाने जैसा है, पता नहीं निशाना कहाँ लगेगा। हाँ, और नए रिसर्चर्स, खासकर छात्र, वो अक्सर विषय, समस्या और प्रश्न में उलझ जाते हैं। हाँ, ये बहुत आम है। ये तीनों जुड़े तो हैं पर अलग हैं। इनमें एक तरह का क्या कहते हैं, पदानुक्रम है ना? हाँ, बिल्कुल, एक हायरार्की है। देखिए, विषय सबसे बड़ा दायरा है, जैसे मान लीजिए दिल की बीमारियां। ठीक है। अब इसके अंदर समस्या एक खास चुनौती है जिसे अभी तक सुलझाया नहीं गया है, जैसे दिल की विफलता या हार्ट फेलियर के मरीजों का बार बार अस्पताल में भर्ती होना, भले ही इलाज के मानक दिशा निर्देश मौजूद हों। ये एक असली प्रॉब्लम लगती है। हाँ, और फिर आता है प्रश्न, जो इस समस्या को एक केंद्रित, जांचने लायक सवाल में बदल देता है। अच्छा। जैसे, क्या नर्स द्वारा डिस्चार्ज के बाद फोन पर दी जाने वाली सहायता हार्ट फेलियर के मरीजों को 30 दिनों के अंदर दोबारा अस्पताल में भर्ती होने से रोकने में मदद करती है? तो ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं हुआ, फिर ये तो सोच को तराशने की एक पूरी प्रक्रिया है। निश्चित रूप से। हाँ, बिल्कुल। ये एक बौद्धिक सफर है जो आपको किसी विषय में महज दिलचस्पी रखने से आगे ले जाकर एक सक्रिय, केंद्रित जांच की तरफ ले जाता है। अगर इस प्रक्रिया के किसी भी पड़ाव पर चूक हुई तो अक्सर नतीजा एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो बिखरा हुआ और संभालने में मुश्किल हो जाता है। ये एक तरह से फिल्टर लगाने जैसा है। विषय चुनना शायद आसान लगे, पर उसमें असली समस्या ढूंढ निकालने के लिए साहित्य और क्लिनिकल सच्चाई दोनों को गहराई से समझना पड़ता है। अच्छा, रिसर्च प्रॉब्लम्स भी अलग अलग तरह की होती है ना? मैंने सुना है कुछ व्यावहारिक, कुछ सैद्धांतिक। हाँ, मोटे तौर पर हम इन्हें दो तरह से देख सकते हैं। व्यावहारिक समस्याएं वो सीधे हेल्थ केयर की जमीनी हकीकत से जुड़ी होती हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए मरीज को एक विभाग से दूसरे में सौंपते वक्त दवा देने में गलतियां होना। ओह हाँ, ये तो होता है। तो इनका मकसद सीधे तौर पर किसी प्रक्रिया या नतीजे में सुधार लाना होता है। और सैद्धांतिक समस्याएं वो ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाने पर केंद्रित होती हैं। मिसाल के तौर पर मान लीजिए अल्जाइमर रोग में किसी खास बायोमार्कर की भूमिका को लेकर अलग-अलग अध्ययनों के नतीजों में विरोधाभास है, तो उसे स्पष्ट करना एक सैद्धांतिक समस्या हुई। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दोनों तरह की समस्याएं अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, कैसे? जैसे कोई व्यावहारिक दिक्कत, मान लीजिए किसी नई दवा का कोई अप्रत्याशित साइड इफेक्ट सामने आता है। हाँ, तो वो एक सैद्धांतिक जांच को जन्म दे सकती है, जैसे उसके पीछे का फार्माकोजेनोमिक कारण क्या है। अच्छा, हाँ। और इसी तरह
कोई सैद्धांतिक खोज, जैसे कैंसर बढ़ने के एक नए सेलुलर रास्ते का पता चलता है। तो वो व्यावहारिक परीक्षणों की वजह बन सकती है, जैसे उस रास्ते को रोकने वाली नई दवाओं की सुरक्षा और असर का अध्ययन करना। समझ गया। तो ये एक दूसरे को बढ़ावा देने वाला चक्र है और इसे समझना एक, आप कह सकती हैं, परिपक्व शोधकर्ता की पहचान है। तो एक बार जब प्रॉब्लम साफ हो जाती है तो ये पूरे रिसर्च के लिए एक गाइड की तरह काम करती है, एक दिशा देती है। बिल्कुल, ये एक गाइड पोस्ट या संरचनात्मक धुरी बन जाती है, कह सकते हैं। यही तय करती है कि आपकी रिसर्च का उद्देश्य क्या होगा, सवाल क्या पूछे जाएंगे, आपकी परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस क्या होगी, और यहाँ तक कि मेथोडोलॉजी भी। हाँ बिल्कुल, मेथोडोलॉजी भी। जैसे आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करेंगे या कोहॉर्ट स्टडी। अगर प्रॉब्लम ही धुंधली है, अस्पष्ट है, तो आप एक तरह से मछली पकड़ने निकल पड़ेंगे, मतलब बिना किसी ठोस वजह के बहुत सारे वेरिएबल्स को खंगालना शुरू कर देंगे। हाँ, और उसमें फिर गलत नतीजे निकालने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। और शायद ये फंडिंग या जो एथिकल क्लियरेंस होता है उसके लिए भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत अहम है। देखिए, एक स्पष्ट प्रॉब्लम आपके अध्ययन की प्रासंगिकता और उसके महत्व को साबित करती है। ये उस बुनियादी सवाल का जवाब देती है जो हर शोधकर्ता से पूछा जाता है, तो क्या, मतलब सो व्हाट। हाँ, सो व्हाट टेस्ट। जी, यानी आपकी रिसर्च क्यों जरूरी है और इसके नतीजों से मौजूदा ज्ञान या क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या फर्क पड़ेगा। फंडिंग देने वाली एजेंसियों और IRB यानी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, जो रिसर्च की नैतिकता और सुरक्षा पर नजर रखती हैं, जी, उनका भरोसा जीतने के लिए ये बेहद जरूरी है। आप अपनी समस्या को जितनी स्पष्टता से बता पाते हैं, उतना ही आपकी काबिलियत और विषय पर आपकी पकड़ का पता चलता है। इसके अलावा शायद ये रिसर्च के दायरे को भी बांध के रखती होगी, उसे बहुत ज्यादा फैलने से रोकती होगी। बिल्कुल, ये एक तरह से बौद्धिक लंगर का काम करती है, जो आपको स्कोप क्रीप यानी प्रोजेक्ट के बेकाबू होकर फैलते जाने से बचाती है। स्कोप क्रीप, हाँ, ये शब्द सुना है। हाँ, इससे आपके संसाधन, समय, पैसा, लोग, वो भी सही तरीके से इस्तेमाल होते हैं। और हाँ, ये आपकी लिटरेचर सर्च को भी सही दिशा देती है, ताकि आप फालतू जानकारी के ढेर में ना खो जाएं। साथ ही पूरी टीम और जो आपके सुपरवाइजर हैं, उनके बीच उम्मीदें भी स्पष्ट रहती हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम की अहमियत तो समझ आ गई, पर सवाल ये है कि ये रिसर्च प्रॉब्लम के आइडियाज आते कहाँ से हैं? क्या ये मतलब अचानक दिमाग में कौन जाते हैं? नहीं, देखिए, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ये कई स्रोतों से निकलते हैं। कुछ स्रोत प्रतिक्रियाशील होते हैं, यानी रिएक्टिव, जो रोजमर्रा के क्लिनिकल अनुभव से पैदा होते हैं। अच्छा। और कुछ सक्रिय होते हैं, प्रोएक्टिव, जैसे आप जानबूझकर मौजूदा साहित्य में कमियों की तलाश करते हैं। नए शोधकर्ता, छात्र अक्सर पहले वाले पर ज्यादा निर्भर करते हैं, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग का एक मकसद यही है कि आप सक्रिय रूप से प्रॉब्लम ढूंढने का हुनर सीखें। तो ये मुख्य स्रोत कौन-कौन से हो सकते हैं, जरा विस्तार से बताएं। हाँ, कई हैं। जैसे पहला, क्लिनिकल प्रैक्टिस। रोज का अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। मरीजों की शिकायतें, जैसे किसी खास पट्टी से तकलीफ होना, या फिर क्वालिटी सुधार के दौरान दिखने वाली बातें, जैसे ऑपरेशन के बाद संक्रमण की दर अचानक बढ़ जाना। जी। दूसरा, साहित्य समीक्षा। मौजूदा रिसर्च पेपर्स और रिव्यू आर्टिकल्स को ध्यान से पढ़ना, उनमें कमियों या विरोधाभासों को ढूंढना। अक्सर पेपर्स के आखिर में फ्यूचर रिसर्च या भविष्य के शोध के लिए सुझाव वाले सेक्शन में सीधे सीधे प्रॉब्लम मिल जाती हैं। अच्छा, ये तो काम की बात है। हाँ, किसी पुराने अध्ययन को दोहराना या उसे बेहतर बनाना भी एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, और तीसरा, बड़ा संदर्भ, मतलब मौजूदा सिद्धांतों को परखना, समाज की जरूरतें, जैसे कोई नई फैलने वाली बीमारी आ गई या डायबिटीज जैसी पुरानी बीमारियों का बढ़ता बोझ, और नई तकनीकें, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जीनोमिक्स का इस्तेमाल। राइट। और चौथा, अन्य स्रोत, जैसे साथियों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। कभी कभी आपकी अंतर्दृष्टि या इंट्यूशन भी काम आती है, हालांकि उसे बाद में सबूतों से मजबूत करना पड़ता है। हाँ, सिर्फ इंट्यूशन पर नहीं चल सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ मिलकर काम करना, यानी कोलैबोरेशन। और आपने पहले इशारा किया था, शायद सबसे मजबूत प्रॉब्लम तब उभरती है जब कई स्रोत एक साथ इशारा करते हो। बिल्कुल। इसे स्रोत त्रिकोणासन या सोर्स ट्रायंगुलेशन कह सकते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में किसी कॉम्प्लिकेशन की ऊंची दर देखता है। ये हुआ व्यवहारिक अनुभव। ठीक।
फिर वो लिटरेचर पढ़ता है और पाता है कि ये पूरे देश में एक ट्रेंड है। ये हुई सामाजिक ज़रूरत और इसके कारणों पर ज़्यादा स्टडी नहीं हुई है। ये हुई साहित्यिक कमी। हाँ। अब ये प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा वजनदार और आप कह सकती हैं रक्षा करने लायक बन गई है, डिफेंडेबल। ठीक है, तो आइडिया मिल गया। अब उस धुंधले से आइडिया को एक ठोस तराशे हुए प्रॉब्लम में कैसे बदलें? ये प्रक्रिया कैसी दिखती है? क्या इसके कुछ तय कदम है? हाँ, ये कोई एक झटके वाला काम नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित कदम दर कदम चलने वाली और अक्सर दोहराव वाली, मतलब इटरेटिव प्रक्रिया है। इटरेटिव मतलब वापस भी जाना पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसे आप एक बौद्धिक यात्रा समझ सकती हैं। मोटे तौर पर इसके 4 चरण होते हैं। पहला कदम, रुचि का एक बड़ा क्षेत्र पहचानना। ऐसा विषय चुनें जिसमें आपकी सचमुच दिलचस्पी हो और जो आपकी विशेषज्ञता या सीखने की इच्छा से मेल खाता हो। जुनून जरूरी है क्योंकि रिसर्च में मेहनत लगती है। हाँ, ये तो है। दूसरा कदम, शुरुआती खोजबीन और समझ को गहरा करना। मुख्य डेटाबेस जैसे पबमेड वगैरह में थोड़ी खोज करके देखें कि इस विषय पर पहले से क्या काम हो चुका है, कौन मुख्य शोध करता है, किन बातों पर बहस चल रही है। सूचना की खाइयों या इंफॉर्मेशन गैप्स को ढूंढें, यानी क्या पता है और क्या नहीं पता। अच्छा। तीसरा कदम, फोकस को संकुचित करना और खास कमी को बताना। बड़े विषय को छोटे छोटे उपक्षेत्रों में बांटें, कैसे और क्यों जैसे सवाल पूछें। समस्या के मुख्य पैरामीटर तय करें, ये किसे प्रभावित करती है, आबादी, कहाँ, संदर्भ और क्यों, ये महत्वपूर्ण है। और चौथा कदम, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिसर्च प्रश्न तैयार करना। अब समस्या को एक स्पष्ट, संक्षिप्त घोषणात्मक वाक्य मतलब डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट में लिखें, फिर इसे एक केंद्रित, जांचने लायक, सुलझाने लायक और स्पष्ट सवाल में बदलें। और यहाँ शायद परिभाषाएं भी तय करनी होंगी। हाँ, बहुत जरूरी। यहाँ अहम कॉन्सेप्ट्स की परिचालन परिभाषा या ऑपरेशनल डेफिनेशंस बनाना जरूरी है। जैसे अगर आप मरीज के निर्देशों का पालन या पेशेंट कंप्लायंस स्टडी कर रहे हैं, तो आप इसे मापेंगे कैसे? अच्छा, ठीक है। और आपने कहा कि ये प्रक्रिया दोहराव वाली हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आम है और जरूरी भी है। हो सकता है आप चौथे कदम पर पहुंचे और महसूस करें कि आपकी समझ अभी अधूरी है, तो आपको वापस दूसरे या तीसरे कदम पर जाना पड़े। और लिखने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी समस्या को साफ साफ लिख नहीं पा रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी सोच अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है। लिखना एक तरह से आपकी सोच को परखने का औजार है। ये अच्छी बात कही। तो जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गया, अगला कदम है उसे एक अच्छे रिसर्च प्रश्न में ढालना। यहाँ पर वो मात्रात्मक और गुणात्मक सवालों का फर्क समझना अहम हो जाता है ना? हाँ, बहुत अहम। मात्रात्मक प्रश्न या क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस आमतौर पर चीजों को मापने, समूहों की तुलना करने या परिकल्पनाओं हाइपोथेसिस को परखने पर ध्यान देते हैं। जैसे वो HbA1c वाला उदाहरण था। हाँ, बिल्कुल। जैसे दवा A के मुकाबले दवा B लेने से HbA1c में औसतन कितनी कमी आती है। या आंकड़ों मतलब नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं और अक्सर पूछते हैं क्या, कितना या किस हद तक। ठीक है। और गुणात्मक या क्वालिटेटिव? गुणात्मक प्रश्न गहराई में जाते हैं। वे घटनाओं, अनुभवों और उनके पीछे के अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे टाइप 1 डायबिटीज का हाल ही में पता चलने वाले किशोरों के अनुभव क्या हैं। ये अलग तरह का सवाल है। हाँ, ये अक्सर क्यों और कैसे पूछते हैं और वर्णनात्मक जानकारी जैसे इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन से मिली बातें इकट्ठा करते हैं। इनका लक्ष्य अक्सर डेटा से ही सिद्धांत विकसित करना होता है। और क्लिनिकल स्टडीज में खासकर जब किसी इलाज या हस्तक्षेप की बात हो, तो वो पिको फ्रेमवर्क बहुत काम आता है, ऐसा सुना है। हाँ, पिको फ्रेमवर्क मात्रात्मक सवालों, खासकर क्लिनिकल हस्तक्षेपों से जुड़े सवालों को बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। P यानी मरीज आबादी, पेशेंट पॉपुलेशन, I यानी हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, C यानी तुलना, कंपैरिजन और O यानी नतीजा, आउटकम। PICO। जी, कई बार इसमें T यानी समय, टाइम फ्रेम या S यानी अध्ययन का डिजाइन, स्टडी डिजाइन भी जोड़ दिया जाता है, तो ये पिकॉट या पिकोस बन जाता है। अच्छा। ये फ्रेमवर्क न सिर्फ आपके सवाल को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, बल्कि आपके अध्ययन के डिजाइन की रूपरेखा भी एक तरह से तैयार कर देता है। क्या आप पिको के इस्तेमाल का कोई और उदाहरण दे सकते हैं, शायद अलग-अलग तरह के सवालों के लिए? जरूर। जैसे देखिए, थेरेपी या इलाज के लिए
सेप्सिस से होने वाले ARDS के ICU मरीजों P में पेट के बल लिटाना यानी प्रोन पोजिशनिंग I, बनाम पीठ के बल लिटाना यानी सुपाइन पोजिशनिंग C, ऑक्सीजन के स्तर में सुधार और 28 दिनों के अंदर मृत्यु दर O पर क्या असर डालता है? बहुत स्पेसिफिक। या रोकथाम प्रिवेंशन के लिए नर्सिंग होम के बुजुर्ग मरीजों P में नहाते समय संगीत सुनाना म्यूजिक थेरेपी I, बनाम सामान्य प्रक्रिया C, क्या उनकी उत्तेजना या एजिटेशन के स्तर को कम ओ करती है? दिलचस्प। या निदान डायग्नोसिस के लिए जिन बच्चों में अपेंडिसाइटिस का शक है P, उनमें पेट का अल्ट्रासाउंड I, बनाम CT स्कैन C, अपेंडिसाइटिस का पता लगाने में कितना सटीक O है? अच्छा। या पूर्वानुमान के लिए बुजुर्गों में लंबे समय तक नींद की कमी बनाम पर्याप्त नींद क्या कई सालों में याददाश्त कमजोर होने यानी कॉग्निटिव एम्पेयरमेंट का खतरा बढ़ाती है? वाह, तो पीको से सवाल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। हाँ, ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे एक आम क्लिनिकल सवाल को पीको का इस्तेमाल करके एक केंद्रित जांचने लायक रिसर्च प्रश्न में बदला जा सकता है। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास एक स्पष्ट सवाल है, पीको लगाकर बना लिया, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या हमें ये भी परखना होगा कि ये सवाल वाकई करने लायक है या नहीं? बिल्कुल, यहीं पर फाइनर क्राइटेरिया काम आता है। फाइनर, FINER। हाँ, FINER ये एक तरह की चेकलिस्ट है जिससे आप अपने सवाल की गुणवत्ता, उसकी व्यावहारिकता और उसकी नैतिकता को परखते हैं। फाइनर का मतलब है फीजिबल यानी व्यवहार्य, इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प, नॉवल यानी नवीन, एथिकल यानी नैतिक और रेलेवेंट यानी प्रासंगिक। अच्छा। ये पक्का करता है कि आपका सवाल सिर्फ वैज्ञानिक रूप से मजबूत ही नहीं बल्कि वाकई करने लायक, उपयोगी और हासिल करने योग्य है। इन्हें जरा एक एक करके समझाएंगे, खासकर छात्रों के लिहाज से इनका क्या मतलब है? जरूर। फीजिबल, व्यवहार्य, क्या आपके पास इसे करने के लिए पर्याप्त लोग हैं, मतलब सैंपल साइज मिल पाएगा? क्या पर्याप्त समय है, पैसा है, तकनीकी हुनर है? क्या सवाल का दायरा इतना बड़ा तो नहीं कि संभाला ही ना जा सके? सीधे शब्दों में, क्या ये वाकई किया जा सकता है? प्रैक्टिकल चीजें। हाँ। इंटरेस्टिंग, क्या ये सवाल आपको दिलचस्प लगता है? आपके साथियों को, फंडिंग देने वालों को, क्या ये आपकी अपनी दिलचस्पी बनाए रखेगा, खासकर जब मुश्किलें आएंगी, क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं। हाँ, वो तो है। नॉवल, नवीन, क्या ये कुछ नया बता रहा है? क्या ये मौजूदा ज्ञान को आगे बढ़ाता है या किसी पुरानी बात की पुष्टि या खंडन करता है? इसके लिए आपको मौजूदा लिटरेचर को अच्छे से खंगालना होगा। नया होने का मतलब हमेशा ये नहीं कि पहले कभी किसी ने सोचा ही न हो। ये मौजूदा रिसर्च को बेहतर बनाना या किसी अलग आबादी में परखना भी हो सकता है। अच्छा। एथिकल, नैतिक, क्या इसमें शामिल जोखिम और संभावित फायदे का संतुलन सही है? क्या ये मरीजों की सूचित सहमति, न्याय और उनके सम्मान के सिद्धांतों का पालन करता है? क्या इसे IRB यानी संस्थागत समीक्षा बोर्ड से मंजूरी मिलने की संभावना है? यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, नैतिकता सिर्फ एक खाना पूर्ति नहीं है। अगर आपका रिसर्च सवाल नवीन या प्रासंगिक नहीं है, तो उसमें भाग लेने वालों को किसी भी तरह के जोखिम में डालना अपने आप में अनैतिक है, क्योंकि उससे कोई सार्थक फायदा होने की उम्मीद ही नहीं है। अरे हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, तो बाकी के फाइनर क्राइटेरिया एक तरह से नैतिक होने की पहली शर्त है। और आखिरी R, रेलेवेंट, प्रासंगिक, क्या इस सवाल का जवाब मायने रखता है? वही तो क्या वाला सवाल। क्या इसके नतीजों से क्लिनिकल प्रैक्टिस, स्वास्थ्य नीति या भविष्य की रिसर्च पर कोई असर पड़ सकता है? तो ये पांचों चीजें देखनी होंगी और शायद इन सब में एक संतुलन साधना होता होगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कि कोई सवाल बहुत ही नया और दिलचस्प हो पर उसे करना व्यवहारिक ना हो, या कोई सवाल बहुत प्रासंगिक लगे पर उसमें नैतिक चुनौतियां हों। लक्ष्य एक ऐसा संतुलन ढूंढना है जो सही हो और जिसे आप सही ठहरा सकें। नए शोधकर्ताओं, खासकर छात्रों को इस पूरी प्रक्रिया में क्या आम दिक्कतें आती हैं? क्या कुछ कॉमन पिटफॉल्स हैं जिनसे बचना चाहिए? हाँ, कई चुनौतियां आती हैं, जैसे सवाल का अस्पष्ट होना या रिसर्च में मौजूदा कमी, वो जो नॉलेज गैप हमने कहा था, उसे पहचानने में मुश्किल होना। फिर नयापन और व्यवहारिकता के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई, संसाधनों की कमी, समय, पैसा, मदद। हाँ, ये तो छात्रों के लिए बड़ी बात है।
बिल्कुल। फिर नैतिक अड़चनें आ सकती हैं और मरीजों को अध्ययन में शामिल करने यानी रिक्रूटमेंट में दिक्कतें। अगर कमजोर आबादी जैसे बच्चे या मानसिक रूप से अक्षम लोग के साथ काम कर रहे हैं तो चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। अक्सर ये दिक्कतें इस बात का संकेत होती हैं कि शुरुआती काम ठीक से नहीं हुआ है, यानी पर्याप्त खोजबीन, आलोचनात्मक सोच और फोकस को संकुचित करने में कहीं कमी रह गई है। और नैतिकता का पहलू हाँ, आप कह रही थी, हाँ। वो सिर्फ एक चेकबॉक्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नैतिकता पर जितना जोर दिया जाए कम है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि अच्छे विज्ञान का अंदरूनी गुण है। एक अनैतिक सवाल जैसे जिसमें जोखिम फायदे से कहीं ज्यादा हो या जो क्लिनिकल इक्विपॉइज का उल्लंघन करता हो, यानी जब वाकई पता ना हो कि कौन सा इलाज बेहतर है, हाँ। वो असल में खराब विज्ञान भी है, क्योंकि या तो उसका जवाब इंसानी संदर्भ में सही तरीके से दिया ही नहीं जा सकता या फिर नतीजों की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है। क्या हम कुछ ठोस उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे एक अस्पष्ट विचार को फाइनर मानदंडों पर खरे उतरने वाले सवाल में बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। 2 उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 1, हाई ब्लड प्रेशर। मान लीजिए एक छात्र का शुरुआती विचार है, मुझे बुजुर्गों में हाई ब्लड प्रेशर का अध्ययन करना है। ये बहुत अस्पष्ट है। हाँ, बहुत फैला हुआ है। हाँ। अब पीको और फाइनर लगाकर इसे तराशा जा सकता है। 65 से 80 साल के उन मरीजों पी में जिन्हें हाल ही में स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर का पता चला है, क्या 6 महीने तक निगरानी में एरोबिक व्यायाम का कार्यक्रम आए, खानपान की मानक सलाह के साथ सी, सिर्फ खानपान की मानक सलाह की तुलना में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में ज्यादा कमी लाता है? अब ये काफी फोकस हो गया। हाँ, अब ये सवाल व्यवहार्य है, संभवतः एक छात्र प्रोजेक्ट के दायरे में, दिलचस्प है, लिटरेचर देखने के बाद शायद नया भी हो, नैतिक है और बहुत प्रासंगिक भी है। ठीक है। और दूसरा उदाहरण? उदाहरण 2, कैंसर मरीजों का दवा लेना। एक चिंता है, कैंसर के मरीज अपनी गोलियां क्यों नहीं लेते? ये थोड़ा जजमेंटल भी लगता है और अस्पष्ट भी। इसे एक केंद्रित गुणात्मक प्रश्न में बदल सकते हैं। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया (CML) से पीड़ित युवा वयस्कों 18 से 39 साल पी में मुंह से ली जाने वाली TKI थेरेपी आए रुचि का विषय का पालन करने में आने वाली कथित बाधाएं और मददगार कारक ओ अनुभव नजरिया क्या है? अच्छा, यहाँ फोकस अनुभवों पर है। जी, ये सवाल अनुभवों को समझने पर केंद्रित है, किसी पर उंगली नहीं उठा रहा और एक खास आबादी पर फोकस कर रहा है। ये भी फाइनर पर खरा उतरता है, व्यवहार्य है, इंटरव्यू के जरिए दिलचस्प है, पालन न करने की समस्या को समझना अहम है, शायद नवीन भी हो, युवा वयस्कों के खास अनुभवों पर ध्यान, नैतिक है, इंटरव्यू कम जोखिम वाले होते हैं और प्रासंगिक है। इससे ऐसे प्रोग्राम बनाने में मदद मिल सकती है जो मरीजों की मदद करें। बहुत अच्छे उदाहरण थे। तो हमने देखा कि कैसे एक धुंधले से विचार से शुरू होकर एक ठोस जांचने लायक रिसर्च प्रश्न तक का सफर तय किया जाता है। एक अच्छी तरह से तैयार किया गया रिसर्च प्रॉब्लम सिर्फ शुरुआत नहीं है, बल्कि ये एक सफल और असरदार क्लिनिकल रिसर्च की जान है। ये पूरी प्रक्रिया को राह दिखाता है और पक्का करता है कि मेहनत सही दिशा में लगे। मुझे लगता है क्लिनिकल रिसर्च के छात्रों के लिए ये एक बुनियादी हुनर है जिसे सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं शायद। जी। क्लिनिकल रिसर्च में शायद सबसे अहम सवाल ये नहीं होता कि क्या हम ये कर सकते हैं, बल्कि ये होता है कि क्या हमें ये करना चाहिए, और इस सवाल का जवाब जानने से असल में क्या बदलेगा। ये गहरा सवाल है। हाँ, अपने रिसर्च आइडियाज को परखते समय इन सवालों पर गहराई से सोचना जरूरी है, ताकि हमारा काम न सिर्फ वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो, बल्कि नैतिक रूप से सही हो और वाकई में मायने रखता हो।